students, how are you? I hope you all are fine and I welcome to all of you in 11th class and congratulations to you also for your success in board exams. So today is our first lecture of physics. So let's start our first lecture of physics, and today we will start from the chapter 1. It is introductory lesson of physics. So its name is physical world. Let's start from introduction. As you have taken science stream, so you should know what is science and what is the meaning of the science, from where this word come from. So I have prepared some notes for you. So let's start from the notes. So first question is, what is science? Science, it is the knowledge gained through the keen observations and experiments when organized systematically is called science. It is the proper definition of science. It means जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं हमारे ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से, वही क्या है? साइंस. हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं. डैट इज़ ओनली द साइंस. जस्ट लाइक न्यूटन ने जैसे पेड़ से नीचे जब एप्पल गिरा था तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है. फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और उनको जब सिस्टमेटिकली अरेंज किया तो उन्होंने एक लॉ फाइंड किया, डैट इज ग्रेविटेशनल लॉ. ओके, सो लेट डिफाइन साइंस. द नॉलेज gain through the observations and experiments which are arranged systematically is called science. And this science word come from the Latin word called scientia. It comes from Latin word scientia. It means, scientia means to know, जानना. सो कोई भी चीज़ को जानना हमारे ऑब्जर्वेशन से, तो वो चीज़ क्या है? साइंस. हमें हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है. फॉर एग्जाम्पल स्टार्स, वाई स्टार्स आर ट्विंकल इन द स्काई, वाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन. ओके, तो उन सब चीज़ों को जानना, वही क्या है? साइंस. हमारे आसपास जो भी हो रहा है वो एक साइंस है. ये ऑनलाइन वीडियो क्लास चल रही है, वो भी साइंस है. ठीक है, वो भी साइंस की वजह से ही पॉसिबल हुआ है. ओके, आप मुझे देख पा रहे हैं थ्रू द लाइट, ये भी एक साइंस है. ठीक है, आप सुन पा रहे हैं, वो भी एक साइंस है. साउंड वेव्स ट्रैवल करती है, हमारे कान में जाती है, हम आवाज़ सुन सकते हैं. डैट इज़ ओनली द साइंस. ठीक है. नाउ next definition is about physics. What is physics? So अगर आप ये लिखना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं. तो आपके फर्स्ट चैप्टर के काफ़ी अच्छे नोट्स बन जाएंगे और जो आपको काफ़ी फ़ायदा भी करेंगे. डैट इज़ वेरी एडवांटेज फॉर यू. ओके, सो राइट डाउन दिस. नाउ we will define what is physics. So from definition, it is the study of the basic laws of nature
and their exhibition in different natural phenomena. So ये एक स्टडी है नेचर के बारे में, लॉज, नेचर के अलग अलग लॉज के बारे में स्टडी करते हैं, फिर उन्हीं लॉज को हम अलग अलग फिनोमिना में अप्लाई करते हैं और कोई ना कोई हम नया इन्वेंशन करते हैं. दैट इज़ ओनली द फिजिक्स. लॉज के बारे में पढ़ना, नेचर के बारे में पढ़ना और फिर उनको अलग अलग जगह पे अप्लाई करके हम नया इन्वेंशन करते हैं. फाइन फिजिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ द बेसिक laws of nature and their exhibition in different natural phenomena. So it is the proper definition of physics, that is it is the study of the basic laws of nature. नेचर के लॉज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ, ठीक है. तो ये सब जो है हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इन लॉज को अप्लाई करेंगे और नया नया इन्वेंशन करेंगे. दैट इज़ ओनली द फिजिक्स. एंड फ्रॉम वेयर दिस वर्ड कम फ्रॉम? इट इज़ कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, Greek word. It is come from the Greek word. लैटिन वर्ड से तो साइंस आया है, ग्रीक वर्ड से फिजिक्स आया है, एंड दैट इज़ फिजिक्स. और कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ आएगा फ्यूजिस. इसका मतलब क्या होता है? फ्यूजिस का मतलब नेचर. क्या होता है मतलब इसका? नेचर. तो जब हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज़ ओनली द फिज़िक्स. फिज़िक्स के हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, साउंड के बारे में स्टडी करते हैं, हमारे आसपास जो भी है यूनिवर्स के बारे में, अर्थ के बारे में, ठीक है. मेट्रोस बनाए हैं हमने, लाइट की स्पीड से भी हम ज़्यादा फास्ट जाने की मशीनें बनाने की हम कोशिश करते हैं, दैट इज़ इन्वेंशन करने की तैयारी है, ठीक है. सो दैट इज़ ओनली फिज़िक्स. ब्लैक होल पढ़ते हैं हम लोग फिज़िक्स में. फिर आप सब जानते हैं अलग अलग टाइप की मशीन्स बनाई जा रही है आजकल, जैसे अभी कोरोना वायरस कोविड-19 चल रहा है, तो इसमें हम लोगों ने टेम्परेचर डिटेक्शन की मशीन बनाई है. बॉडी के टेम्परेचर डिटेक्ट हो जाता है जस्ट हम अगर हेड पे रखते हैं, ओवर हेड पे. तो डैट इज़ ओनली द फिज़िक्स. इट इज़ पॉसिबल ओनली ड्यू टू द वी स्टडी लॉज ऑफ द नेचर. ओके, सो राइट डाउन दिस. आई होप आप लोगों ने वो नोट डाउन कर लिया होगा. अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एंड दैट इज़ स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स. ओके, तो फिज़िक्स में मेनली दो ब्रांचेस है, क्लासिकल फिज़िक्स एंड मॉडर्न फिज़िक्स. ठीक है, तो क्लासिकल फिज़िक्स में काफ़ी सब ब्रांचेस है, मॉडर्न फिज़िक्स में भी काफ़ी सारी ब्रांचेस है. तो हम ये देखते हैं, हमने फिज़िक्स को मेनली 2 ब्रांच में डिवाइड किया है, एंड दैट इज़ क्लासिकल फिज़िक्स एंड मॉडर्न फिज़िक्स. क्लासिकल फिज़िक्स में काफ़ी सारी सब ब्रांचेज आती है, जस्ट लाइक सपोज फर्स्ट मैकेनिक्स. हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे. मैकेनिक्स के अंदर हम लोग डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ द मोशन. हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? मोशन के बारे में स्टडी करेंगे. मैकेनिक्स के अंदर हम ऑटोमोबाइल्स के बारे में स्टडी करेंगे, पार्टिकल्स कैसे मोशन करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे. आपने सुना होगा 3 लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ मोशन है.
अगर सपोज कोई पार्टिकल अगर रेस्ट पोजीशन में है तो जब तक हम उसे फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो हमेशा रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगा। अगर कोई पार्टिकल, कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, और जब तक हम उसको फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो किस में रहेगा, मोशन में ही रहेगा, जब तक हम उसको रोकेंगे नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे लॉस के बारे में, ऐसे मोशंस के बारे में पार्टिकल के, वो किस में पढ़ेंगे हम, मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, वो आप 11th क्लास में आपका चैप्टर है, ठीक है, उसमें आप ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, और काफ़ी सारी जो ब्रांचेस हैं, काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं फिज़िक्स के, वो आप 12th में पढ़ेंगे, और कुछ टॉपिक्स जो है वो आप 11th में पढ़ेंगे। तो मैकेनिक्स क्या है, इट डील्स विद, स्टडी करेंगे इसमें हम, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर हम लोग पहले क्लासिकल के बारे में लिख लेते हैं, फिर बाद में हम मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ब्रांच है थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है और इसकी वजह से काफ़ी सारे इन्वेंशंस हुए हैं थर्मोडायनेमिक्स, जो आप रेगुलर अपने घर में यूज़ करते हैं। थर्मोडायनेमिक, थर्म मतलब हीट, थर्मल मतलब हीट, थर्म। ठीक है, तो ये रिलेट करता है थर्मल से, थर्मल मतलब हीट, डायनेमिक, डायनेमिक मतलब एक तरह का मोशन। हीट का एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, वो हम थर्मोडायनेमिक में पढ़ेंगे। जैसे रेफ्रिजरेटर है, उसमें हीट जो है वो सिस्टम से, अंदर के सिस्टम से लेके बाहर निकालते हैं और उसको अंदर कूलिंग करते हैं, डैट इज़ थर्मोडायनेमिक ओनली। ठीक है, तो वो जो है रेफ्रिजरेटर के बारे में, डीजल इंजन के बारे में, इन सब के बारे में, हीट इंजन के बारे में हम सब कहाँ पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक में पढ़ेंगे, टेम्परेचर और इन सब के बारे में। ठीक है, तो इट डील्स विद द टेम्परेचर, it deals with temperature, transfer of heat, एंट्रोपी, ये भी हीट से रिलेटेड जो हैं वो टर्म्स हैं, इन सब के बारे में हम 11th क्लास में ही पढ़ने वाले हैं। एंथैल्पी एक्सेट्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आपको दिख रहा है वर्ड के अंदर ही इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक भी है। तो इस तरह की जो है स्टडी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, उन तरह की स्टडी जब हम करते हैं तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो जिस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो हमारे तक लाइट आती है, सनलाइट आती है, तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है उसके अंदर, और उसको हम बोलते हैं, सनलाइट को हम फिजिक्स में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हम यहाँ पे इट डील्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, then magnetic effect and electromagnetic waves. And electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम EM वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, नाउ जैसे इंडक्शन कुकर है, तो इंडक्शन कुकर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो उसमें जो इंडक्शन कॉइल लगा होता है वो हीट होता है और हमारे जो फूड को है वो हीट करता है। अब जैसे माइक्रोवेव ओवन है तो उसमें माइक्रोवेव्स होती है, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही रिलेटेड है, इसी में आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ही आएगा। हम माइक्रोवेव्स के बारे में पढ़ेंगे, इंफ्रारेड्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है वो है आपका 12th में, इस टॉपिक के बारे में हम 12th में पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है वो है एक्वास्टिक। एक्वास्टिक जो है वो साउंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है एक्वास्टिक। एक्वास्टिक जो है
वो साउंड से रिलेटेड है। इसमें हम साउंड के बारे में पढ़ते हैं, साउंड वेव्स के बारे में। इट डील्स विथ साउंड वेव्स। जैसे हम लोग मूवी देखने जाते हैं, तो मूवीज़ देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, तो अच्छा साउंड आता है। क्यों? क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का बना होता है। ठीक है, आप देखना मूवीज़ में जब है वो साइड में जो होता है, ठीक है, तो वहाँ पे साउंड का एब्जॉर्प्शन लगा होता है। ठीक है, और पर्दे लगे होते हैं, तो वो पर्दे भी साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। जो इको साउंड होता है, जब हम हॉल में देखते हैं, खाली हॉल में अपना मूवी चला के देखते हैं, टीवी चला के, तो इको आता है एक, बट सिनेमा हॉल में इको नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया होता है, क्योंकि साउंड वेव्स को स्टडी करके फिज़िक्स में हम लोगों ने इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होता है कि जो इको है वो क्या करे, एब्जॉर्ब हो जाए। तो आर्किटेक्ट इस तरीके से किया होता है। तो जो आर्किटेक्चर भी है वो भी फिज़िक्स से रिलेटेड है। अगर आर्किटेक्चर भी आप आर्किटेक्ट की भी लाइन लेते हैं तो उसमें भी आपको फिज़िक्स पहले पढ़ना होगा और उसके बाद आप कुछ आर्किटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्टिक्स, तो अब कभी भी आप सिनेमा हॉल में जाओगे और साउंड सुनोगे तो आपको फील होगा कि इट इज़ ड्यू टू द फिज़िक्स ओनली। ठीक है, नाउ ऑप्टिक्स जो रिलेटेड है वो लाइट से रिलेटेड है। लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। लाइट टकरा के जब वापस आती है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। मीन्स जैसे एयर से वाटर में जा रही है, तो वाटर में भी तो हम देख सकते हैं, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो लाइट की स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है, तो डैट इज़ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना और टकरा के वापस आना, डैट इज़ रिफ्लेक्शन। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और लाइट के अंदर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इट डील्स विथ लाइट, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, लेंस भी होते हैं। मिरर के अंदर एक साइड जो होता है वो पॉलिश होता है और एक साइड हमें दिखता है। कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर दोनों साइड ट्रांसपेरेंट होता है। कॉन्केव लेंस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इन सब के बारे में हम ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं। ये भी जो आपका चैप्टर है ऑप्टिक्स, वो भी 12th में है। ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्टरी लेसन में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। ये काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन है फिज़िक्स का। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो क्लासिकल फिज़िक्स में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स देखे और उनके बारे में देखा कि उन टॉपिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्यूरियोसिटी रहेगी कि हम आगे, अब इस टॉपिक में आएगा तो लाइट के बारे में मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो कब ऑप्टिक्स का चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, जिसको साउंड्स वेव्स के बारे में अच्छा लगता है तो उसको क्यूरियोसिटी रहेगी कि कब साउंड वाला चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो क्लासिकल फिज़िक्स ये नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर हम मॉडर्न फिज़िक्स को देखेंगे। स्टार्ट नाउ। अब हम मॉडर्न फिज़िक्स में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं मॉडर्न फिज़िक्स में। ठीक है, तो मॉडर्न फिज़िक्स में सबसे पहला टॉपिक है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी के अंदर हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनकी स्पीड जो है वो एज़ कंपेयर टू लाइट और लाइट से ज़्यादा हो। ठीक है, तो मैं इसे इस तरीके से लिख देती हूँ। अब मॉडर्न फिज़िक्स में हम देख रहे हैं फर्स्ट है रिलेटिविटी। आपने सुना होगा रिलेटिविटी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी की बुक है आइंस्टाइन की। ठीक है, E=mc², आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी काफ़ी लोगों ने सुन रखा होगा। तो इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ दोज बॉडीज
whose speed is compared to light or greater than light. So relativity is concerned with the study of those bodies that move with the speed almost as same as the speed of light. ऐसी बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिनकी स्पीड सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है. नाउ नेक्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ने वाले हैं लाइट और पार्टिकल की ड्यूल नेचर के बारे में, ठीक है. अभी तक तो आप लोगों ने यही पढ़ रखा है कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह फॉलो कर रही है, लाइट का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है. अब आप 12th में पढ़ेंगे कि लाइट के दो नेचर होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन भी होता है एज अ पार्टिकल नेचर, और लाइट वेव्स की तरह भी मूव करती है, ठीक है. सो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट एंड पार्टिकल, जब आप ये पढ़ेंगे तब आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि लाइट के भी दो नेचर पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर, ठीक है. अभी तक आपने पार्टिकल नेचर पढ़ा था, और पार्टिकल के भी दो नेचर हो सकते हैं. पार्टिकल भी स्ट्रेट लाइन में भी पाथ होता है उसका, और पार्टिकल भी वेव की तरह मूव कर सकता है, ठीक है. पार्टिकल का भी वेव नेचर हम देखेंगे. क्वांटम मैकेनिक्स में ये होता है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th में. एटॉमिक फिजिक्स, नेक्स्ट है एटॉमिक फिजिक्स. एटॉमिक फिजिक्स से तो आप काफ़ी सारे है ना रिलेट हो, ठीक है, जानते हो एटॉमिक फिजिक्स के बारे में, क्योंकि हम लोग काफ़ी बार सुनते हैं न्यूज़ में एटॉमिक बॉम्ब एंड ऑल दैट, ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है. तो एटॉमिक पावर स्टेशन, एटॉमिक फिजिक्स से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. सो ये भी एक फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री में भी आएगा आपका. इसमें अलग तरीके से हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में हम इसकी केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं. डील्स विथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटम्स के स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है. एटम का जो स्ट्रक्चर है वो फिजिक्स ब्रांच में ही हम लोगों ने फाइंड किया था, ठीक है. और केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल्स के बारे में, उनके रिएक्शंस के बारे में, ठीक है, वो होता है केमिस्ट्री में, ठीक है. तो एटॉमिक केमिस्ट्री में भी एटॉमिक आता है. सो एंड कैरेक्टरिस्टिक, डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एटम्स. नाउ नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स. ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है. इनके पर अगर आप PhD करोगे तो आपको दो ब्रांच मिलेगी, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है. इसमें हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है. वो कैसे हम न्यूक्लियर पावर स्टेशन बना सकते हैं, काफ़ी लोग न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना चुके हैं, ठीक है. हिरोशिमा नागासाकी के अंदर आप जानते ही हैं. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. ओके, नाउ तो ये हो गया हमारा स्कोप फिजिक्स का. और अब एक्साइटमेंट की बात करें, टॉपिक है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स. तो फिजिक्स के अंदर काफ़ी सारा एक्साइटमेंट है, जैसे यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एलियंस होते हैं या नहीं, मार्स पे जाना, मून पे जाना, काफ़ी सारा एक्साइटमेंट है, ठीक है. जो एक्साइटमेंट कभी भी स्टॉपेबल नहीं है, इनसेपरेबल नहीं है, ठीक है, कंटिन्यू चलता ही रहेगा. कब कोई ना कोई नया नया एक्साइटमेंट आता ही रहेगा, ठीक है. और काफ़ी एक्साइटमेंट की बात है कि फ़िज़िक्स में हम लोग काफ़ी छोटे स्केल के बारे में, लेंथ के बारे में भी बात करते हैं, और काफ़ी लॉन्ग लेंथ के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है. फिर हम लोग मास, काफ़ी ज़्यादा मास के बारे में भी फिज़िक्स में बात करते हैं, और काफ़ी कम मास, जैसे इलेक्ट्रॉन का काफ़ी कम मास होगा, उसके बारे में भी बात करते हैं. टाइम
के बारे में अगर पूछें तो टाइम के अंदर भी हम काफ़ी लॉन्ग टाइम की भी बात करते हैं और बहुत मिली सेकेंड से भी कम, क्षण से भी कम सेकेंड के भी बात करते हैं। सो वो एक स्केल हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या रहेगा, आपको पता चलेगा कि फिज़िक्स में कितना एक्साइटमेंट है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। ये नोट डाउन कर लो, ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर है, और भी काफ़ी ब्रांचेस है, बट हमने इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस के बारे में ही बात करी। ठीक है, लेट टॉक अबाउट द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। सो हम कुछ टाइम स्केल्स देखते हैं। ठीक है, लेंथ की अगर स्केल हम देखते हैं तो लेंथ में हम लोग 10⁻⁻14 जो न्यूक्लियस का रेडियस है 14 मीटर, ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे फिजिक्स में। और 10⁻40 मीटर, ठीक है, जो यूनिवर्स की जो लेंथ है, यूनिवर्स जो एक्सपांड हो रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये मिनिमम लेंथ, ठीक है, तो ये किसका है, न्यूक्लियस का रेडियस। इसका मतलब क्या हुआ, 10⁻⁻14 का मतलब कि 1 डिवाइडेड बाय, ऐसे 1 के पीछे 14 जीरोज़ होंगे तो ये होता है 10⁻⁻14। ओके, और ये तो आपको पता ही है 1 के पीछे अगर 40 जीरोज़ होंगे, ठीक है, तो वो होता है 10⁻40 मीटर। तो इतनी छोटी लेंथ के बारे में भी बात करने वाले हैं और इतनी बड़ी लेंथ के बारे में भी हम फिज़िक्स में बात करने वाले हैं, वो भी हम 11th में ये सारी बात करेंगे। नाउ अगर टाइम स्केल की बात करें, टाइम स्केल में हम छोटा सा छोटा टाइम स्केल के बारे में भी बात करने वाले हैं, 10⁻⁻22 सेकेंड, और काफ़ी बड़ा टाइम स्केल के बारे में भी बात करने वाले हैं, 10⁻18 सेकेंड्स। नाउ अगर मास के बारे में बात करें, मास के स्केल के बारे में, तो हम लोग 10⁻−30 kg इलेक्ट्रॉन का मास होता है अप्रॉक्स, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। 10⁻55 kg जो यूनिवर्स का मास होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आई हैव फिज़िक्स में हम बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है इसके अंदर। ओके, और काफ़ी एक्साइटमेंट है, काफ़ी चीज़ें हम लोग सीखेंगे फिज़िक्स के अंदर। ठीक है, जैसे आप लोग है ना, आप लोग खुद अब अपना स्पेक्स भी है ना इन्वेंट कर सकते हैं, खुद अपना स्पेक्स का फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं, वो भी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, कि इस जैसे नंबर पता है आपको 1.5, तो आप ढूंढ सकते हैं कि हमारे कितने नंबर है। ठीक है, तो ऐसी काफ़ी सारी एक्साइटमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक चीज़ से और मैग्नेटिक फील्ड मिला के हम काफ़ी चीज़ें, नई चीज़ें है ना सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, और जैसे ओम्स लॉ तो आप 10th में पढ़ चुके होंगे, आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने काफ़ी स्कूल में ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट भी कराया होगा। ठीक है, फिर जो कैपिलरी ट्यूब होती है, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर पानी अपने आप स्टोर रखते हैं ग्लास के अंदर पानी भर के, तो आप देखते हैं कि पानी अपने आप ऊपर आ जाता है, तो क्यों आता है, वो भी एक्सपेरिमेंट्स हम देखेंगे 11th में। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स देखने वाले हैं हम, पेंडुलम का भी एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं 11th के अंदर। ठीक है, और चीज़ें भी देखने वाले हैं हम लोग। सो ये था स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक फिज़िक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिज़िक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो फिज़िक्स की वजह से जो टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में कितना जो है इंटरेक्शन है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कितना है, तो आपको पता है ये जो मार्कर है वो भी ड्यू टू द फिज़िक्स, ड्यू टू द साइंस। ठीक है, तो मार्कर, बोर्ड, लाइट, फैन, तो आप जानते हैं कि सोसाइटी में फ़िज़िक्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेट्रो रेल, एरोप्लेन्स, इसरो के जो रॉकेट्स हैं वो, ठीक है, स्पेस शटल्स है, तो सोसाइटी में फ़िज़िक्स जो है वो इनसेपरेबल है। मीन्स हम फिज़िक्स को और सोसाइटी को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, उसमें सब इंक्लूड हो जाता है। जियोथर्मल एनर्जी, मीन अर्थ से हम जो एनर्जी लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन जो अभी हो रहा है। ठीक है, वाईफाई यूज़ करते हैं आप, इंटरनेट यूज़ करते हैं, ऑनलाइन के लिए इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो ये क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन है।
ओके, रॉकेट, एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एरोप्लेन्स के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एरोनॉटिक्स लेने के बाद प्लेन का जो आर्किटेक्चर है, प्लेन का जो मशीनरीज है, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ओके, द प्रोग्रेस ऑफ साइंस इज़ अनस्टॉपेबल। ठीक है, तो साइंस की जो प्रोग्रेस है वो कभी स्टॉप नहीं होती है। जैसे कोविड-19 ने भी काफ़ी सारे इन्वेंशंस कर लिए हैं, इसके आने से भी फिज़िक्स ने काफ़ी सारे इन्वेंशंस किए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। इसमें काफ़ी सारा फिज़िक्स के बारे में आप लोगों को पढ़ने की इच्छा हो रही होगी। तो हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के हिसाब से चल रहे हैं। हमारा ये जो टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी बुक के रिलेटेड है। हम एनसीईआरटी बुक से जो है टॉपिक्स ले रहे हैं और वही हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, जिससे आप लोग अपने नोट्स भी बना सको। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ओके, सो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इट इज़ इनसेपरेबल। ठीक है, फिजिक्स को, टेक्नोलॉजी को और सोसाइटी को अलग करना मुश्किल है। इट इज़ inseparable. Okay, now next, for example, thermodynamic lead to the invention of heat engines, refrigerators, diesel engines. ठीक है, तो thermodynamic ने हमें inventions दिए हैं। thermodynamic gives heat engines, डीजल इंजन, रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, ठीक है। नाउ कंप्यूटर रिवॉल्यूशन। सिलिकॉन चिप, एक छोटी सी सिलिकॉन चिप होती है, इसने कंप्यूटर में पूरा है ना धमाल मचा दिया है। बहुत ज़्यादा इस सिलिकॉन चिप की वजह से काफ़ी सारा रिवॉल्यूशन हुआ है, काफ़ी सारा कंप्यूटर में रिवॉल्यूशन हुआ है। ठीक है, पहले आपको पता है एक कमरे जितना एक कंप्यूटर होता है, ड्यू टू सेमीकंडक्टर, उस सिलिकॉन चिप जो है वो सेमीकंडक्टर में आता है। कंडक्टर आप जानते हैं, सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का जो स्टेट है उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन जो है वो दोनों के बीच में आता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, नॉन कंडक्टर के बीच में। इंसुलेटर मतलब नॉन कंडक्टर। कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी, और ये सिलिकॉन और सेमीकंडक्टर के बारे में हम 12th के लास्ट चैप्टर में, हम ये पूरा हमारा चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को। कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है, इससे हमारी लाइट की प्रॉब्लम काफ़ी सारी सॉल्व हो चुकी है और विदाउट एनी पॉल्यूशन। जियोथर्मल एनर्जी, ये भी नॉन पॉल्यूटेड है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन, एट वायरलेस कम्युनिकेशन, रोज आप फ़ोन लगा के बात करते हैं ना अपने फ्रेंड से, दैट इज़ ओनली वायरलेस कम्युनिकेशन। रॉकेट, ओके। नाउ एरोनॉटिक्स, नाउ प्रोग्रेस ऑफ साइंस इज अनस्टॉपेबल। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं प्रोग्रेस ऑफ साइंस इज अनस्टॉपेबल। ठीक है, जो कभी स्टॉप नहीं होगी। तो आई होप आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन लेसन, फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर आपका फिज़िकल वर्ल्ड, ये पढ़ने में काफ़ी मज़ा आया होगा। इसका जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, और कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट जितने नोट्स बनाने के लिए। नोट्स बनाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर ऐसे ही छोड़ नहीं दिया, हमने उसको पढ़ा है, बुक में दिया है तो एटलीस्ट हमें पढ़ना चाहिए, चाहे उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाए या नहीं पूछे जाए। बोर्ड एग्जाम में तो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, भले एंट्रेंस में नहीं पूछे जाते बट बोर्ड एग्जाम्स में 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से, तो हमें पढ़ना चाहिए और नोट्स भी बनाने चाहिए। ओके, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।